Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का असाइनमेंट नंबर 70 फॉर बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। आपका टॉपिक आज का है डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। डायनेस्टिक का मतलब होता है जो मुगल साम्राज्य था उस दौरान इतिहास लिखवाया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे। ये इसी से रिलेटेड है सभी, ये लेसन नंबर 9 से ही बिलोंग करता है। इसके अंदर पहला टॉपिक आपका है मुगल रूलर्स गेट देयर हिस्ट्रीज रिटन। मुगल शासकों ने अपने समय के दौरान अपने इतिहास को लिखवाया। वो कैसे संभव हो पाया? उन्होंने अपने दरबार के अंदर दरबारी इतिहासकार नियुक्त किए। उनका काम उन्होंने ये दिया कि जो भी घटनाक्रम होता है दरबार के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ में संबंध है, दूसरे शासकों के साथ में किसी भी तरीके का नेगेटिव कोई संबंध है, या युद्ध होते हैं, या फिर किसी ऐसी परिस्थिति होती है, घरेलू विवाद होता है, या फिर सोसाइटी के अंदर उनकी क्या इमेज है, इसके बारे में। और इसके अलावा मुग़ल शासक जो है अपने राज्याभिषेक के अंदर, जैसे राज तिलक वगैरह है, या उनके दौरान जो जो उपलब्धियां दर्ज की गई हैं, राजनीतिक उपलब्धियां जो उन्होंने दर्ज की हैं, जितने क्षेत्रों को उन्होंने जीता है, उसके बारे में वो सब कुछ घटनाक्रम लिखवाना चाहते थे। और ये उनकी दिल की इच्छा थी कि आने वाली पीढ़ी उनके इतिहास को जाने और उसे समझे। उसमें ये उन्हें पता चले कि मुग़ल वंश के अंदर ऐसे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ये उपलब्धियां दर्ज की हैं। उन्होंने अपनी पसंद का इतिहास लिखवाया। उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां भी रही हों, लेकिन अब समय को कौन बदल सकता है। आज के इतिहासकार कुछ इस तरह का डाउट भी रखते हैं कि हो सकता है कि ऐसे शासकों के नियंत्रण में जब इतिहास लिखवाना था तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ कर लिखवाया गया होगा। हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। इसके अंदर मुग़ल शासकों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अबुल फजल ने अकबर के जीवन की महत्वपूर्ण सभी घटनाओं का एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया इस अकबरनामा के अंदर। अकबरनामा को 3 उसके संस्करणों में बांटा जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर आदम के ज़माने से और 31वें साल तक 30 वर्ष तक, और नेक्स्ट जो है दूसरा 31वें से 46वें वर्ष तक, और फिर उसके बाद में 46वें वर्ष से और आधुनिक समय तक का, यानी मुग़ल काल में जब तक अकबर शासन कर रहा था तब तक का उसे आधुनिक माना जाता है, उस समय के दौरान। और उन्होंने उसके 3 ड्यूरेशंस बनाए। उसके अंदर मुग़ल शासकों के बारे में ये बताया गया है कि अकबर ने अपने जीवन के अंदर जो टैक्स वो लगाना चाहता था समाज के अंदर, जैसे कि तीर्थ कर है या जजिया कर है, वो उसने इम्पोज कर दिया था, लागू कर दिया था सोसाइटी पे। लेकिन जैसे जैसे उसकी धार्मिक प्रवृत्ति बदली, उसने ये चीज़ समझी भी सभी धर्म एक जैसे हैं, किसी एक धर्म के लोगों को तो टैक्स देना पड़े और बाकी लोगों को ना देना पड़े, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। इसलिए हिंदू धर्म के लोग, जैन, बौद्ध धर्म, ईसाई, ये सब टैक्स देते थे। तो उनका मानना था कि हम इनके साथ ऐसा गैर जिम्मेदाराना और गैर वफादारी वाला कर्तव्य क्यों करें। हम ये देखें कि ये सारी कंप्लीट हमारी प्रजा है, इसमें सभी हिंदू भी हैं, इसमें बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, इसमें जैन धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग हमारी प्रजा हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपना इतिहास लिखवाने में इन उपलब्धियों को दर्ज करवाया। सुलह कुल की नीति उसकी राजनीतिक उपलब्धियों में सर्वोच्च मानी जाती है। सुलह कुल की नीति के तहत उसने हिंदू समुदाय के साथ अपने संबंध जो कि पहले बिगड़े हुए थे उन संबंधों को सुधार लिया और हिंदू के बलबूते पर ही उसने बड़े बड़े क्षेत्रों को जीत लिया। हिंदू कुश पर्वत तक अपनी सीमाएं उसने पहुंचा दी।
हिंदुकुश पर्वत के पास में उसको दो जगह चुनौतियां मिल रही थी, उज़्बेकों के द्वारा, उज़्बेक जो कि तुरान के शासक थे, और सफावियों के द्वारा जो कि ईरान के शासक थे। ईरान के शासकों को सफावी शासक, तुरान के शासकों को उज़्बेक बोला जाता था। आज के समय में उज़्बेकिस्तान के लोगों को उज़्बेक कहा जाता है। इसके अंदर जो अकबरनामा है, बाबरनामा है, हुमायूंनामा है और आलमगीरनामा है, ये इस तरह की पुस्तकें हैं जो शासकों ने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को ये सब बताने के लिए और एक तरीके से अपने हिसाब से इतिहास को अपने पक्ष में ढालने के लिए ये सब उन्होंने करवाया। नेक्स्ट है मुगल क्रॉनिकल्स फीचर। मुगल काल के दौरान जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, जो सिलसिलेवार घटनाएं घटती चली जाती हैं, क्रमवार घटनाएं घटती चली जाती हैं, तो क्रम के अनुसार उन घटनाओं का विवरण लिखित में तैयार कर देना क्रॉनिकल कहलाता है। और क्रॉनिकल हमेशा, जैसे कि इसको फारसी भाषा में, उर्दू के अंदर, अरबी भाषा में, विभिन्न भाषाओं के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया और इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसको क्रॉनिकल कहा गया। इसको हम इतिवृत्त भी बोल सकते हैं, इतिवृत्त, अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी इसी तरह का होता है। उसके अंदर इसकी विशेषता इस तरह की है कि जो क्रॉनिकल है उसमें घटनाओं का सिलसिलेवार, उसकी घटनाओं का विवरण देखने को मिलता है। पहले की घटना पहले, बाद की घटना बाद में, इस तरह का। दूसरा, क्रॉनिकल की ये पहचान होती है कि उसको मेनली किसी दूसरी भाषा में लिखा गया होता है, बाद में उसको ट्रांसलेट करके किसी दूसरी भाषा के अंदर भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। इसके अंदर मुगल क्रॉनिकल लिखे क्यों जाते थे? क्योंकि मुगल इतिहास में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए और अपनी एक तरह से लिखित कृति को ज़्यादा विश्वसनीय कायम करने के लिए उन्होंने मुगल क्रॉनिकल के अंदर ये फीचर डाला। क्योंकि मुगल काल के दौरान जो भी पुस्तकें लिखी गई थी इतिहास से संबंधित, तो उन पुस्तकों के अंदर ये विशेषता थी कि उनकी सच्चाई, लोगों को विश्वास कैसे होगा कि ये उसी समय की है, तो उसमें घटनाओं का बिल्कुल सिलसिलेवार घटनाओं का विवरण क्रम उसमें डाला गया, तब लोगों को उससे संबंधित बहुत सी जानकारियों पर विश्वास हो पाया। नेक्स्ट है मेन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ अकबर। अकबर की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा कीजिए। मेन अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही, महत्वपूर्ण उपलब्धियां। सबसे पहली, उसने हिंदुकुश पर्वत तक का सारा क्षेत्र जीत लिया। दूसरा, उसने गुजरात तक का क्षेत्र जीत लिया। उसने राजनीतिक गतिविधियों की हमें चर्चा करनी है। उसने सुलह-ए-कुल की नीति चलाई, जो कि राजपूत, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली नीति थी, जिसमें दूरदर्शिता झलकती थी। अकबर चाहता था कि उसकी सारी प्रजा उसका सम्मान करे, चाहे उसका उसमें बेशक स्वार्थ ही रहा हो, लेकिन ये उसने जाहिर नहीं होने दिया। अपने स्वार्थ को कभी हावी नहीं होने दिया और जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपने मुल्ला मौलवियों को भी इतना महत्व नहीं दिया। उसने हिंदू पंडितों की भी बात उतनी ही गहनता से सुनी जितने की मुल्ला मौलवियों की सुनी। उसने ईसाइयों का भी उतना ही आदर किया जितना मुस्लिमों का किया। इस तरीके से उनकी नज़र में सभी लोग समान थे, सभी भाईचारे की भावना से वो उनको रखना चाहता था। इसीलिए सुलह-ए-कुल की नीति को आगे बढ़ाते हुए उसने दीन-ए-इलाही एक धर्म चलाया, जो कि उस समय उसका सिर्फ एक लक्ष्य था कि सारी जनता आपस में लड़ना छोड़ दे, विभिन्न धर्मों के लोग आपस में ईर्ष्या करनी छोड़ दें और वो सारे आपस में कोऑपरेशन और भाईचारे के साथ रहें, मेल मिलाप के साथ रहें। और अगर वो लड़ेंगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी या पुलिस की सहायता ली जाएगी। इसके अंदर ये बताने की बात है इसके अंदर कि जो इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के अंदर और क्या है कि इसने विभिन्न धर्म के लोगों के साथ, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसका एक एग्जाम्पल, आम्बेर की भारमल की पुत्री के साथ इन्होंने शादी की, जिसमें उससे पहले, हालांकि किसी भी मुस्लिम शासक का ऐसा हो सकता है रिकॉर्ड पहले भी रहा हो, लेकिन अकबर अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध शासक था और उसने मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू लड़की से शादी करके एक आदर्श स्थापित किया और उसने ये दिखाने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिमों में कोई फर्क नहीं है। तो ये भी उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बताता है।
सुलह कुल की नीति का मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं। इसके अलावा मुगल दरबार के अंदर उसकी राजनीतिक उपलब्धियों में हम ये कह सकते हैं कि पहले मुस्लिम समाज के लोग ही बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होते थे। जैसे ईरान के लोगों को, फारस के लोगों को ज़्यादा बड़े पद दिए जाते थे सेना में, लेकिन बाद में राजपूत और अन्य हिंदू समुदाय के लोगों को भी सेना में बड़े पद दिए गए। इसी तरीके से दरबार के अंदर बीरबल, टोडरमल, इस तरह के जो व्यक्ति थे जो हिंदू होने के बावजूद और अकबर के बहुत ज़्यादा नज़दीकी थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसने कहीं भी भेदभाव वाली नीति को चलाने की कोशिश नहीं की। मनसबदार की बात करें तो भी उसके अंदर भी हिंदू मनसबदार भी नियुक्त होते थे और मुस्लिम मनसबदार भी नियुक्त होते थे। इसके अलावा आगे चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द पेंटेड इमेजेस इन द मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स। मुगल काल के दौरान जो हस्तलिपियां लिखी जाती थी उसमें चित्रकला, रंगीन चित्रकला का कितना बड़ा योगदान था। अब ये तो हम समझ ही सकते हैं कि किसी भी पुस्तक के अंदर या फिर हस्तकला के अंदर या हस्तलिपि के अंदर अगर चित्र ना है, चित्र नहीं है उसके अंदर, तो वो चित्र बगैर चित्रों के आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पुस्तक में से अगर चित्र गायब कर दिए जाएं तो पुस्तक की जो एक तरह से उसका जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। उसकी जो पहचान है, उसकी एक अलग इमेज जो है, उसकी जो सुंदरता है, वो सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी और जो भी उसको पाठक उसे पढ़ने के लिए बैठेगा उसकी कोई रुचि उसे पढ़ने में नहीं रहेगी, क्योंकि चित्रों के जरिए वो बातें समझाई गई थी जो लिख करके नहीं बता सकते थे। जैसे कि जहांगीर शासक को गरीबी को शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि उसने ऐसी पॉलिसीज चलाई गई होंगी जिसके जरिए गरीबी का नाश हुआ होगा, तो उसने एक चित्रकला के जरिए उस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ चित्रकला एक ऐसी कला है, जादुई कला इसे नाम दिया गया। अबुल फजल ने भी इसे जादुई कला नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें पेंटर के हाथ में इतनी जादुई शक्ति होती है कि भगवान ने जैसे इस नेचर को बनाया है, प्रकृति को बनाया है, जीव जंतुओं को बनाया है, तो उसके अंदर प्राण डाल दिए हैं। और पेंटर के हाथ में जो पेंटिंग वो बनाता है, चित्रकला तैयार करता है, तो उसमें सिर्फ इतना फर्क हो जाता है कि उसने चित्रकला तो वास्तविक बना दी, लेकिन प्राण फूकने की बाकी रह गया। इसके अंदर एक ईश्वर और एक पेंटर के अंदर कितना बहुत अधिक अंतर है, लेकिन फिर भी उनके अंतर को समाप्त करके और उनको बराबरी पर लाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। जादुई कला इसलिए भी कहा जाता है, इसके जरिए एक ऐसी बातें समझाई जा सकती हैं जिसको लिखकर बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मेनली इसका पर्पस था रुचिकर होना। बुक का, किसी भी हस्तलिपि का या फिर किसी ग्रंथ का अगर उसमें चित्र नहीं है तो वो अरुचिकर होगा, उसकी पाठ्य सामग्री अरुचिकर होगी। पाठ्य सामग्री को रुचिकर बनाने के लिए उसमें इमेजेस होने ही चाहिए, कलरफुल इमेजेस और सुंदर इमेजेस को जगह दी जानी चाहिए, और यही मेन रीजन उस समय की हस्तलिपियों का रहा। नेक्स्ट है, स्टेप्स वर टेकन ड्यूरिंग द कॉलोनियल एज टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसमें ऐतिहासिक हस्तलिपियों को तैयार करने के लिए औपनिवेशिक समाज के अंदर कौन कौन से कदम उठाए गए। अंग्रेजों के ज़माने की बात की गई है। अंग्रेजों के समय पर कौन कौन से वो कदम उठाए गए जब इन हस्तलिपियों का जो इतिहास, जो इनमें इतिहास से संबंधित हस्तलिपियाँ थी, उनके संरक्षण के लिए उनके अंदर जो भी लिखा पड़ा है उसका क्या किया उन्होंने, उसको विकसित करने में कितना, उसको संरक्षित करने में कितना योगदान दिया। सबसे पहली बात, सर विलियम जोन्स ने 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी और उन्होंने इसके जरिए जिम्मेदारी ली कि जितने भी हस्तलिपियां हैं उनमें से अधिकतर हस्तलिपियों का ट्रांसलेशन का काम, उनके संपादन का काम, उनकी प्रिंटिंग का काम हमारा है। इस तरीके से ये एक आधार मिल गया, जितनी भी हस्तलिपियां थी उनको एक संरक्षण मिल गया। इसके जरिए अब जो हस्तलिपियां हो सकता है कि नष्ट हो जाती, उनको कोई पढ़ नहीं पाता, आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें जानकारी नहीं मिलती, और अब एक संरक्षण मिलने की वजह से उसको विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया। इंग्लिश, संस्कृत,
अरबी, उर्दू, फारसी विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन करके और जो ऐतिहासिक हस्तलिपियाँ होती थी उनको समाज के प्रत्येक कोने तक पहुंचाया गया। प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों को तो खरीद सकता है, लेकिन हस्तलिपि को खरीदना इतना आसान नहीं और उसका संरक्षण भी आसान नहीं है। इसके अंदर ये सभी आपके पास टॉपिक इससे रिलेटेड हैं। इसके अंदर अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मुगल रूलर गेट देयर हिस्ट्रीज रिटन। मुगल शासकों ने अपना इतिहास इसलिए लिखवाया ताकि उनकी इमेज सदा लोगों की आंखों में उभरती रहे, उन्हें जीवंत महसूस होता रहे कि मुगल सम्राट तो आज भी है, मुगल सम्राट अकबर का मतलब प्रभाव आज भी है। आने वाली पीढ़ी की नज़र के अंदर अपनी उपलब्धियों को लाने के लिए और समाज के अंदर एक प्रभाव छोड़ने के लिए उन्होंने अपना इतिहास लिखवाया। प्रत्येक घटना को क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से लिखवाने का उनका मकसद यही था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें। इसमें मुगल क्रॉनिकल फीचर्स का सबसे पहला काम था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें क्रमवार तरीके से जिस तरीके से घटनाएं घटी उसी तरीके से घटनाओं का विवरण उसी तरीके से लिखा गया। इसमें पहले की घटना पहले, बाद की घटना बाद में, इस पर ज़्यादा लोग विश्वास कर सकते हैं। क्रॉनिकल जरूरी नहीं कि उसी भाषा के अंदर हो, क्रॉनिकल किसी दूसरी भाषा का भी हो सकता है और उसको ट्रांसलेट करके किसी दूसरी भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया जा सकता है। अक्सर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्रॉनिकल के रूप में वो फेमस होता है। इसमें इतिवृत्त हिंदी के अंदर इसका यूज करते हैं। मेन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ अकबर, अकबर की महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, एक तो उन्होंने सीमा विस्तार बहुत अधिक किया, एक में समाज के अंदर सामंजस्य बनाए रखा, विभिन्न धर्मों के लोगों को एकजुट होकर के रखा, कुछ नीतियां ऐसी चलाई, तीर्थ कर जजिया कर समाप्त कर दिए, मंदिरों के निर्माण के लिए उसने ग्रांट्स दी, अनुदान प्रदान किए, विभिन्न जैसे बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, उनको भी अपने धार्मिक स्थान बनाने का, मरम्मत कराने का पूरा पूरा हक दिया। इससे लगता है कि उसने धर्मनिरपेक्षता को कहीं ना कहीं अपनाया, इसके जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है। और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के अंदर उसने सीमा विस्तार के साथ साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा की, बाहर से दुश्मनों को हावी नहीं होने दिया, अपनी सेना को मजबूत बनाए रखा और इसके अलावा उसने अपना इतिहास भी लिखवाया, यानी अकबरनामा लिखवाया। इंपॉर्टेंस ऑफ द पेंटेड इमेज इन मुगल मैन्युस्क्रिप्ट्स, मुगल हस्तलिपियों के अंदर जो हाथ से लिखी जाती थी, उन हस्तलिपियों के अंदर जो चित्र बने होते थे वो कितने महत्वपूर्ण थे। चित्रों के बगैर कोई भी चित्रकला या कोई भी पुस्तक सजीव जान नहीं पड़ती है। अगर उसमें कितनी भी रुचिकर बात लिख दी जाए, अगर उसमें चित्रों के जरिए वो बात नहीं समझाई गई है तो कोरिलेशन करने में दिक्कत आती है, लोगों के समझने में भी दिक्कत आती है, लोगों को अरुचिकर लगता है, लोग उसे नहीं पढ़ते हैं। लोग कब पढ़ेंगे? अगर उसमें सुंदर चित्रों का समावेश अच्छी पाठ्य सामग्री के साथ साथ होगा। इसके अलावा स्टेप्स वर टेकन ड्यूरिंग द कॉलोनियल एज टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसमें ऐतिहासिक हस्तलिपियों की सुरक्षा के लिए औपनिवेशिक समाज के अंदर क्या क्या कदम उठाए गए, उसमें अंग्रेजों के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के नेतृत्व में उसे बनाया गया कोलकाता के अंदर, और उसने विभिन्न भाषाओं की हस्तलिपियों को ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी खुद ली, उसको संपादन करने की जिम्मेदारी ली, एडिटिंग का काम, और उसके अंदर जो भी मतलब जैसे दूसरी भाषाओं का ट्रांसलेशन है या उनको पुस्तकों के रूप में प्रिंट कराना है या फिर एडिटिंग कराना है, टोटल काम इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे लिया। इस तरीके से एक संरक्षण मिल गया हस्तलिपियों को और आज तक भी ये कुछ हस्तलिपियां आज तक भी सुरक्षित हैं। धन्यवाद।